हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको इसके पहले हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया था कि हम 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का दे रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो हमारे 20 क्वेश्चन का रहेगा। जो कि इसके पहले का आप लोगों ने देखा होगा कि 20 क्वेश्चन हम दे चुके हैं आपको। उसके बाद का जो 20 क्वेश्चन है वो आज दे रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साइंस विद फिजिक्स को, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 5 वीडियो मिल जाएगा जिससे कि आपके 100 क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन अ कार्नोट साइकिल द फर्स्ट स्टेप इज। तो पहले तो आपको कार्नोट साइकिल के बारे में जानना होगा। तो ये आप देखिए, ये हमारा कार्नोट साइकिल पीवी डायग्राम पे हम लोग इसको बना लेते हैं। और ए से बी हमारा T1 टेम्परेचर पे रहेगा, सी से डी हमारा T2 टेम्परेचर पे रहेगा। ओके, तो ए से बी पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को आइसोथर्मल एक्सपेंशन मिलता है। बी से सी पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को एडियाबैटिक एक्सपेंशन मिलेगा। सी से डी पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को आइसोथर्मल कंप्रेशन मिलेगा। फिर डी से ए पे हम लोग जाएंगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप इज, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एन इंजन वर्क बिटवीन द टेम्परेचर 30K एंड 300K, व्हाट इज इट्स इफिशियंसी। तो इफिशियंसी के लिए आप लोग फार्मूला देखे होंगे, 1 माइनस T2 बाई T1। इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इफिशियंसी को फाइंड कर लेंगे। इफिशियंसी हमारी क्या आ जाएगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T2 हमारा ऑलवेज लोअर टेम्परेचर होता है, T1 जो रहता है वो हमारा हायर टेम्परेचर रहता है। तो 30 अपॉन 300। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 30 से हम लोग 3 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.1। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.9 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 90%। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22, एन इंजन वर्क बिटवीन द टेम्परेचर 30K एंड 300K, इसकी इफिशियंसी आएगी, कितनी आएगी, ये सी आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ए भी हमारा इनकरेक्ट, बी भी हमारा इनकरेक्ट, सी जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डी भी हमारा इनकरेक्ट है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट का मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस पॉइंट का मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, तो केल्विन में जब हम लोग कर लेंगे तो हमारा लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर हमारा स्टीम पॉइंट हो जाएगा और लोअर टेम्परेचर हमारा आइस पॉइंट हो जाएगा। तो T2 1 माइनस T2, इसको जब हम लोग केल्विन में करेंगे 0 डिग्री को 273 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 अपॉन स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 373। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उस सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो भी आएगा लगभग जो है 8 के लगभग ये जाएगा, 0.8 के लगभग जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 1 तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, तो सी इसका आंसर आएगा 26.81%। इसको आप लोग लगभग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 26.81% आएगा। तो हम लोग इसको भी टिक लगा देते हैं, 26.81%। ओके,
अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर। इफिशियंसी के लिए हम लोग रिवर्सिबल कार्नट इंजन अगर दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, वो दो टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है T1 और T2, तो उसके लिए हमारा कौन सा फार्मूला होगा, तो फार्मूला हमने ऑलरेडी बता दिया है 1 - T2/T1। तो आप लोग देख लेंगे, ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर है, ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 1 - T2/T1। हम लोग इस पे टिक लगा देंगे, तो दिस इज करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। A quantity of air at 27 degree and atmospheric pressure is suddenly compressed to half its original volume. Find the final pressure. तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी ऑफ एयर हम लोग ले रहे हैं, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 हो जाएगा एयर का, और वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ओके, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सडनली कंप्रेस्ड, उसको सडनली हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सडनली हम लोग कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि हीट हमारा एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, हीट विल बी नो एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग जो फार्मूले का यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो हमारा एक क्वांटिटी ऑफ एयर P1 दिया है, P1 की वैल्यू कितनी है 1 एटमॉस्फेयर। ओके, 1 एटमॉस्फेयर, और हम लोगों को सडनली जब हम लोग कंप्रेस करेंगे टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द फाइनल प्रेशर हम लोगों को निकालना है। गामा की वैल्यू दी है 1.4 और 2 पे पावर 1.4 की वैल्यू दी है 2.6। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 गामा। ओके, हमें फाइनल प्रेशर निकालना है, तो फाइनल प्रेशर हम लोग निकाल लेते हैं। फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 गामा अपान V2 गामा। ओके, तो यहाँ पे V1 हम लोग मान लेंगे कि V है, और V2 जो है वो हमारा क्या हो रहा है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो V2 कितना हो जाएगा V/2। वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा P1 V1 की जगह पे V रख देंगे, और क्या रख देंगे V2 की जगह पे V/2 रख देंगे। ओके, पावर क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, ये दोनों का पावर गामा हमने ऊपर लगा दिया, V से V कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा P1 की जगह हम लोग P1 और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 पे पावर गामा। ओके, तो P1 हमारा दिया है क्वांटिटी ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग P1 की जगह 1 रख देंगे, और 2 पे पावर गामा, गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.4। ओके, तो 2 पे पावर 1.4 की वैल्यू कितनी दी है 2.64। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.64 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही वैल्यू आ जाएगी 2.64 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इतना है कि नहीं। पहला आंसर हमारा क्या है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रॉन्ग है। दूसरा क्या है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी रॉन्ग है। तीसरा 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी रॉन्ग है। चौथा है हमारा 2.64 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट लगा देंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम अब इरेज कर देते हैं। ओके, क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा हॉच पॉच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइसन इक्वेशन का यूज करेंगे। पॉइसन इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे, PV गामा, दिस इज कॉल्ड द पॉइसन इक्वेशन, और हम लोग इसका यूज करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अ रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। तो रिवर्सिबल हीट इंजन हमारा कब 100% होगा, तो हमें इसका फार्मूला पता है, ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 - T2/T1।
ठीक है। तो यदि हमारा T2 का टेम्परेचर हम लोग 0 कर दें, ओके, तो 0/T1 0 केल्विन कर दे तो 0/T1, ओके, जो भी रहेगा 0 वैल्यू आएगी और फिर ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा जो लोअर टेम्परेचर है वो अगर हम लोग 0 केल्विन कर दें तो उस कंडीशन में इफिशियंसी जो है वो हमारी 100% आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे, 0 में T1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो ईटा की वैल्यू 1 आएगी, 1 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% आएगा। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है वो 0 केल्विन आएगा। तो जल्दी से हम लोग आंसर देख लेते हैं। 26 लेस देन दैट ऑफ सोर्स, ये भी हमारा रॉन्ग है। B इक्वल टू दैट ऑफ सोर्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग। C 0 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में हम लोग को नहीं निकालना है। D 0 केल्विन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर 0 केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 0.4। ओके, if the temperature of the sink is 27 सेंटीग्रेड, the temperature of the source is, कितना टेम्परेचर हमारा सोर्स का होगा अगर इफिशियंसी हमारी ईटा इक्वल टू कितना दिया है, 0.4 दिया, तो वही फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस T2/T1। ओके, 1 माइनस T2 हमारा कितना हो जाएगा, सिंक लोअर टेम्परेचर सिंक होता है, तो T2 में हम लोग 27 सेंटीग्रेड रखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 273, तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। ओके, 300 केल्विन अपॉन T1, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये T1 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 500 केल्विन। सॉल्व करने के बाद T1 की जो वैल्यू आएगी, T1 की वैल्यू आएगी 500 केल्विन। ओके, तो हम लोग जल्दी से आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर A 127 सेंटीग्रेड नहीं आएगा, B 500 सेंटीग्रेड नहीं आएगा, C हमारा करेक्ट आंसर है 500 केल्विन। ओके, D भी हमारा 400 के नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग आंसर, तो C हमारा करेक्ट आंसर है 500 केल्विन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, तो कौन सा डिवाइस है जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो मोटर भी ये हमारा डिवाइस नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, एनर्जी कन्वर्टर भी नहीं है, हीट इंजन है। ठीक है, हीट इंजन को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं और ये फिर हम लोगों को क्या करता है, आउटपुट में मैकेनिकल वर्क देता है, वर्क करके हम लोगों को देता है। तो ये मैकेनिकल वर्क कौन देता है, हीट इंजन। तो हीट इंजन आपका करेक्ट आंसर हुआ, इस पे आप डी पे टिक लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 29। वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन में हम लोग कौन सा वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं, तो इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ए हीलियम, दिस इज रॉन्ग। B hydrogen, this is also wrong. C argon, this is also wrong. D perfect gas, this is the correct answer। हम लोग कार्नोट इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं वो परफेक्ट गैस या हम लोग उसको आइडियल गैस बोलते हैं। इसी आइडियल गैस पे ही हम लोगों को वर्क कराना रहता है कार्नोट इंजन को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है परफेक्ट गैस। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। The efficiency of a heat engine can never be, आंसर फर्स्ट क्या है 10%, सेकंड क्या है 40%, थर्ड क्या है 60%, ये सभी हो सकता है, कोई भी इंजन इतना परसेंट इफिशियंसी दे सकती है। फोर्थ क्या है 100%, तो कोई भी इंजन 100% इफिशियंसी नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है, क्योंकि किसी भी इंजन को जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो हमें 100% आउटपुट नहीं मिल सकता है, कुछ ना कुछ जरूर लॉस होता है। उस लॉस के कारण किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी वर्क करते हैं, उसके कारण जरूर लॉस होगा और कोई भी इंजन हमें 100% इफिशियंसी नहीं दे सकता है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इफ ए सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, अगर कोई भी हम लोग सिस्टम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा सिलेंडर है और इसमें गैस भरा हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है
कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन ऑन द गैस, तो वॉल्यूम क्या होता है कि डिक्रीज होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी हमारा वर्क डन आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव आता है। अगर यही एक्सपेंशन होता तो वर्क डन बाय द गैस होता, उस कंडीशन में हमें वर्क डन क्या मिलता, पॉजिटिव मिलता और वॉल्यूम हमारा वहाँ पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द गैस होगा और वर्क डन ऑन द गैस के कंडीशन में जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, दिस इज द रॉन्ग। बी हमारा क्या है, नेगेटिव है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सी हमारा क्या है, नेग्लिजिबल, ये भी हमारा रॉन्ग है। डी हमारा 0, ये भी हमारा रॉन्ग है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व आर रिलेटेड। तो हम लोग स्लोप निकालते हैं। आइसोथर्मल में हमारा जो लेते हैं वो बॉयस ला लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो हमारा पी वी इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे डी पी बाई डी वी, तो हमें क्या होगा, क्या मिलता है, माइनस पी अपान वी मिलता है। ठीक है, अब हमारा एडियाबैटिक कंडीशन क्या होगा, पी वी गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग निकाल लेंगे डी पी बाई डी वी, इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो डी पी बाई डी वी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस गामा पी बाई वी। तो पी बाई वी माइनस पी बाई वी हमारा क्या है, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो एडियाबैटिक हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप दिस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल। तो हम लोग देखेंगे क्या कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इस पीवी डायग्राम पे, तो हमें इस टाइप का मिलता है। आइसोथर्मल का हमें इस टाइप का मिलेगा और एडियाबैटिक का हमें इस टाइप का मिलेगा। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो दिस इज द आइसोथर्मल एंड दिस इज द एडियाबैटिक। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो रहा है कि स्टीपर हो रहा है देन द आइसोथर्मल से। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक में जो स्लोप है वो हमारा क्या रहा है, गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है, आइसोथर्मल कर्व इक्वल टू एडियाबैटिक कर्व, ऐसा आया नहीं है रिजल्ट, दिस इज रॉन्ग। आइसोथर्मल कर्व स्लोप इक्वल टू गामा एडियाबैटिक, ये भी नहीं आया है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सी, एडियाबैटिक कर्व स्लोप इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप, यही हमारा वैल्यू आया है। एडियाबैटिक इक्वल टू गामा आइसोथर्मल स्लोप, ये आइसोथर्मल है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक लगा देंगे। और जो हमारा डी है ये भी इनकरेक्ट है, एडियाबैटिक कर्व स्लोप इक्वल टू 1/2 आइसोथर्मल कर्व स्लोप। तो सी इसका आंसर करेक्ट होगा। एडियाबैटिक कर्व में जो स्लोप होता है वो स्टीपर होता है देन द आइसोथर्मल कर्व से, और गामा टाइम्स आता है रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस डिपेंड्स अपॉन। इसके पहले हमने आप लोगों को आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के बारे में बताया था। वहाँ पे हमने ये बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पे, लेकिन रियल गैस हम लोग लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो उस कंडीशन में रियल गैस को हम लोग क्या देखते हैं कि ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। यहाँ पे हम लोग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल भी लेते हैं और उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो हमारा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लेकर के चलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी हमारा ऑलवेज जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग इसका जल्दी से आंसर देख लेते हैं। ए हमारा क्या दे रहा है, टेम्परेचर, दिस इज द रॉन्ग। बी हमारा क्या दे रहा है, प्रेशर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सी हमारा क्या दे रहा है, वॉल्यूम, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डी हमारा क्या दे रहा है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग इसको करेक्ट लगा देंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। तो स्पेसिफिक हीट पहले हम लोगों को डिफाइन करना होगा। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, m c डेल्टा T। ओके, तो C हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, m मास है, डेल्टा T इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान m डेल्टा T, m डेल्टा T। ओके, तो लिक्विड और सॉलिड के कंडीशन में स्पेसिफिक हीट हमारा जो है वो फिक्स रहता है, लेकिन गैसेस के कंडीशन में स्पेसिफिक हीट हमारा वैरी करता है। ओके, जैसे कि अगर हमारा
जो गैस है वो कंप्रेस हो रहा है विदाउट सप्लाइंग एनी हीट, तो उस कंडीशन में विदाउट सप्लाइंग एनी हीट का मतलब कि Q इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में अगर हमारा गैस कंप्रेस हो रहा है विदाउट सप्लाइंग एनी हीट तो 0/m डेल्टा T इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब इसके बाद अगर हमारा गैस एक्सपेंड कर रहा है विदाउट रेज ऑफ टेम्परेचर, विदाउट रेज ऑफ टेम्परेचर का मतलब कि डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/m इंटू 0 इक्वल टू क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। ओके, इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि यदि गैस हमारा एक्सपैंड हो रहा है विदाउट रेज ऑफ टेम्परेचर तो वैल्यू क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। और यदि गैस हमारी क्या हो रही है कि कंप्रेस हो रही है विदाउट सप्लाइंग एनी हीट तो वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, C 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि C की जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है। तो हमारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो जल्दी से हम लोग आंसर देख लेते हैं। हैज ओनली 2 वैल्यूज ऑफ Cp एंड Cv, दिस इज इनकरेक्ट। हैज ए यूनिक वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की बातें कर रहे हैं। कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, दिस इज करेक्ट आंसर। 0 और इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है स्पेसिफिक हीट का, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द गैस, ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, ये सी तो हमारा सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ए कार्नोट इंजन हुज टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 400 केल्विन टेक्स 200 कैलोरीज ऑफ हीट। कोई कार्नोट हीट इंजन है, वो सोर्स से 200 कैलोरीज हीट ले रहा है एट 400 केल्विन टेम्परेचर पे एट दिस टेम्परेचर एंड रिजेक्ट 150 कैलोरीज ऑफ हीट टू द सिंक, और सिंक को 150 कैलोरीज हीट रिजेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक? तो सिंक का टेम्परेचर निकालना है, मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, T2 निकालना है। Q1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 कैलोरीज। ओके, और क्या दिया है, T1 भी दिया है 400 केल्विन, और क्या दिया है, और एट दिस टेम्परेचर एंड रिजेक्ट 150 कैलोरीज, मतलब कि सिंक को कितना रिजेक्ट कर रहा है, वो हम लोग Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं 150 कैलोरीज। ओके, इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यूज दिया है, T2 निकालना है, तो हमें फार्मूला पता है Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2। तो T2 हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 Q2/Q1। ओके, T1 की वैल्यू कितनी है, 400, रख दीजिए T1 की जगह। Q2 की वैल्यू कितनी है, 150, वो भी रख दीजिए, अपान Q1 की वैल्यू है 200 कैलोरीज। ये कट जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 2 2 जा 4, 150 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, एक ए हमारा 400 केल्विन है, बी हमारा 300 केल्विन है, सी 200 केल्विन, डी 100 केल्विन। वैल्यू कितना आया, 300 केल्विन, तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 36 क्वेश्चन नंबर पे। द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड्स ऑन, तो इफिशियंसी हमारी जो कार्नोट हीट इंजन का है वो किस पे डिपेंड करता है, ईटा इक्वल टू हमें पता है फार्मूला 1 - T2/T1, दो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स के और सिंक के। इस तरह से हम लोग आंसर देख लेते हैं। ओनली ऑन वर्किंग सब्सटेंस, दिस इज रॉन्ग आंसर। बी टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, दिस इज करेक्ट आंसर। टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक पे डिपेंड करता है, तो बी पे हम लोग टिक लगा देंगे। बोथ ए एंड बी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डी नन ऑफ दिस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इन द टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, दो गैसेस है अगर सेम टेम्परेचर पे है तो उसके लिए हम लोगों को आंसर देखते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, ओके, द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल, द एंट्रोपी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर दो गैस है उसका सेम टेम्परेचर है तो उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है दोनों गैस का, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ए एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बी हमारा करेक्ट है, द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, और दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी दोनों गैसेस का सेम होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। ओके, सी भी हमारा इनकरेक्ट है और नन ऑफ दिस ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ओके, इस तरह से 37 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द कर्व शोन ऑन पीवी डायग्राम आर रेस्पेक्टिवली। ये कर्व हमारा दिया हुआ है पीवी डायग्राम पे, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इस तरह से है। तो पहले आप लोगों को ये सब चीजें आनी चाहिए कि आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो हमारा ये जो कर्व बना हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन है, पहली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लाइन हमारी आइसोकोरिक हो गई। इसके बाद ये लाइन है हमारी, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये लाइन प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना, ये प्रेशर है, ये पॉइंट प्रेशर का, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आइसोबेरिक हो गया। उसके बाद आइसोथर्मल है, ये लाइन हमारी जो है वो दिखा रहा है कि अगर आइसोथर्मल हम लोग ले रहे हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये लाइन हमारी आइसोथर्मल हो गई। ओके, और नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो ये लाइन जो है हमारा रिप्रेजेंट जो कर रहा है 4, दिस इज द एडियाबैटिक लाइन। ओके, इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोकोरिक हमारा क्या है, नंबर 1 पे है, और आइसोथर्मल नंबर अगर हम लोग करते हैं 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब ये हमारा आइसोथर्मल तो हो ही नहीं सकता है, ये हमारा आइसोबेरिक ही होगा, ठीक है। ये आइसोकोरिक तो सही है, लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं होगा, ये आइसोबेरिक ही होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल पहला आइसोथर्मल है, दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, आइसोकोरिक। तो ये आइसोकोरिक वॉल्यूम, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, उसके बाद डी नन ऑफ दीज। तो इस तरह से हमारा पहला ही आंसर जो है वो करेक्ट है, तो हम लोग इसको टिक लगा देंगे, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये लाइन हमारी शो कर रही है कि वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबेरिक हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर सीधे जा रहा है। वैसे ही आइसोथर्मल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये हमारा ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अ गैस एक्सपेंड बाय 0.25 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वर्क डन बाय द गैस इज। तो वर्क डन का फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, W इक्वल टू क्या होता है, PdV होता है। प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम हमारा है एक्सपेंड कर रहा है। तो एक्सपेंड का मतलब कि डेल्टा V हमारा दिया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा V हमारा आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे dV की जगह 0.25। ओके, तो 10⁻³ है, तो 2 0 ऐसे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 250। ओके, 250 क्या आएगा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो 250 जूल आएगा। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर हमारा 2.5 जूल, ये रॉन्ग है। दूसरा आंसर हमारा बी 250 जूल, यही आंसर हमारा करेक्ट है। तीसरा हमारा 250 किलोग्राम मीटर, ये यूनिट रॉन्ग है। ओके, डी हमारा 2500 जूल, ये भी हमारा रॉन्ग है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये हमारा आंसर बी करेक्ट है। ओके, 250 जूल, इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। द कर्व शोन ऑन पीवी डायग्राम आर रेस्पेक्टिवली। ये कर्व हमारा दिया हुआ है पीवी डायग्राम पे, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इस तरह से है। तो पहले आप लोगों को ये सब चीजें आनी चाहिए कि आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
एडियाबैटिक में क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो हमारा ये जो कर्व बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन है, पहली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लाइन हमारी आइसोकोरिक हो गई। इसके बाद ये लाइन है हमारी, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये लाइन प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना, ये प्रेशर है, ये पॉइंट प्रेशर का, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आइसोबेरिक हो गया। उसके बाद आइसोथर्मल है, ये लाइन हमारी जो है वो दिखा रहा है कि अगर आइसोथर्मल हम लोग ले रहे हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये लाइन हमारी आइसोथर्मल हो गई। ओके, और नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो ये लाइन जो है हमारा रिप्रेजेंट जो कर रहा है 4, दिस इज द एडियाबैटिक लाइन। ओके, इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोकोरिक हमारा क्या है, नंबर 1 पे है, और आइसोथर्मल नंबर अगर हम लोग करते हैं 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब ये हमारा आइसोथर्मल तो हो ही नहीं सकता है, ये हमारा आइसोबेरिक ही होगा। ठीक है, ये आइसोकोरिक तो सही है, लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं होगा, ये आइसोबेरिक ही होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल पहला आइसोथर्मल है, दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, आइसोकोरिक। तो ये आइसोकोरिक वॉल्यूम, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, उसके बाद डी, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से हमारा पहला ही आंसर जो है वो करेक्ट है, तो हम लोग इसको टिक लगा देंगे, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये लाइन हमारी शो कर रही है कि वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबेरिक हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर सीधे जा रहा है। वैसे ही आइसोथर्मल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये हमारा ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अ गैस एक्सपेंड बाय 0.25 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वर्क डन बाय द गैस इज। तो वर्क डन का फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, W इक्वल टू क्या होता है, PdV होता है। प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम हमारा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो एक्सपेंड का मतलब कि डेल्टा V हमारा दिया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा V हमारा आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे dV की जगह 0.25। ओके, तो 10⁻³ है, तो 2 0 ऐसे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 250। ओके, 250 क्या आएगा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो 250 जूल आएगा। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर हमारा 2.5 जूल, ये रॉन्ग है। दूसरा आंसर हमारा बी 250 जूल, यही आंसर हमारा करेक्ट है। तीसरा हमारा 250 किलोग्राम मीटर, ये यूनिट रॉन्ग है। ओके, डी हमारा 2500 जूल, ये भी हमारा रॉन्ग है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये हमारा आंसर बी करेक्ट है। ओके, 250 जूल, इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग विच इज मोस्ट इफेक्टिव टू इंक्रीज टू इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी कब मोस्ट इफेक्टिव होगी, क्या चीज इंक्रीज करने से। तो इफिशियंसी के पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। ईटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - T2/T1। ओके, तो यहाँ पे इफिशियंसी हमारी मोस्ट इफेक्टिव कब होगी, जब T2 हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, और T1 हमारा ज्यादा हो जाए, मतलब सिंक का टेम्परेचर लोअर हो जाए और सोर्स का टेम्परेचर हायर हो जाए। ओके, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है ए, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सी क्या है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑल अबव एंड इक्वली इफेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे सबसे अधिक सिंक का टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर, जितना अधिक डिक्रीज करेंगे उतनी अधिक इफिशियंसी हमें मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो बी आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसी कंडीशन में, इसी ऑप्शन पे हमारा इफिशियंसी सबसे
ज्यादा हमें मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हुआ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 40 भी कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड वीडियो है उसमें आपको हम बताएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी के बारे में। तो अब आपको थर्ड वीडियो और भी यूजफुल होगा, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी न्यूमेरिकल आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और एंट्रोपी पे रहेगा, और उसके अलावा भी जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं एंट्रोपी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से आपका ये 3 वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद 2 वीडियो और है, वो भी 20 क्वेश्चन कराएगा। अगर आप 100 वीडियो कंटिन्यू देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा जो भी आने वाले एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए आपको हमारे वीडियो साइन विद फिजिक्स को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे जो न्यू वीडियो आते जाएंगे वो आपको कंटिन्यू मिलते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग साइन विद फिजिक्स।